होते हैं। एक रियल क्विक मैं कमेंट लेना चाहूंगी फिर जनरल साहब का और फिर बैक आफ्टर ब्रेक। जनरल साहब, मैं ब्रेक के बाद आपका एक कमेंट जरूर इस चीज पे लेना चाहूंगी। इंडिया एंड अगेन ब्रिक्स समिट हो रही है सर गोवा में, रशियन प्रेसिडेंट पुतिन इज ऑल्सो देयर एंड 18 कहा जा रहा है अग्रीमेंट्स होंगे दोनों ममालिक के दरमियान। वाइल हम जानते हैं हमारे वजीर आजम 3 दिन के दौरे पे हैं अजरबैजान, और वहां पर वो वहां से क्या वापस लेकर आएंगे? एक तरफ जो है वो यहाँ पर इतने स्ट्रॉन्ग डिफेंस अग्रीमेंट्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं, कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, बात यह है कि ब्रिक्स का पूरा फायदा उठा रहा है इंडिया। हम ब्रिक्स के मेंबर नहीं हैं, लेकिन असल चीज ये है कि इन तमाम ममालिक का, चूंकि ये एक पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते थे, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन IMF से जान छुड़ाने के लिए या उनके मुकाबले पे, तो इसलिए मफाद तो इन सबका इकट्ठा एक मौजूद है उसमें। दूसरी तरफ ये है कि इंडिया और रशिया के ताल्लुकात इतने पुराने हैं, उसमें 2 एलिमेंट आप अगर जहन में रखें। एक तो ये कि इंडिया पिछले कुछ सालों तक, बल्कि अब तक अपना कुछ 70 to 80% मिलिट्री इक्विपमेंट जो है वो उन्होंने रशियन उनके पास है, जिसकी वजह से उनकी डिपेंडेंस थी उनके ऊपर स्पेयर पार्ट्स वगैरह उन चीज़ों की। फिर रशिया को उन्होंने 8 न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने का, उनको सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट किया है, जो रशिया ने पैसा वसूल करना उनसे। और रशिया को ये नजर आता है कि जो मिलिट्री इक्विपमेंट है वो अभी बड़े सालों तक स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस इनके साथ चलता रहेगा। तो इस चीज़ की वजह से जब ममालिक के अपने माली मुफादात वहाँ पे हैं, तो ये लाजमन आप देख सकते हैं कि उनकी टिल्ट उधर होगी। लेकिन रशिया पाकिस्तान के साथ जो थोड़ा बहुत ओपन अप हो रहा है वो इंडिया को बिल्कुल नाराज करके नहीं होगा। ये प्रोसेस बहुत स्लो चलेगा पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बनाने। उसमें एक और भी जो वजह है वो ये है कि हमारी तरफ से पॉलिसी इनिशिएटिव है ही नहीं, कहीं भी नहीं। ईरान का मसला आता है, ईरानी अभी उनके सदर ने कहा जी हम CPEC का हिस्सा बनना चाहते हैं, हमसे कोई हिला ही नहीं यहां से अभी तक। भाई ये तो एक अपॉर्चुनिटी, आप जाके छलांग लगा के पहुंचे। दूसरी तरफ ये है कि ईरानियों ने गैस पाइपलाइन आपके पहुंचाई हुई है, 4 साल से आप बैठे हुए हैं, आप उसके पाइपलाइन का घासे नहीं डाले, उसका करी कुछ नहीं रहे। तो हम इनिशिएटिव नहीं लेते हैं, हम रिएक्टिव किस्म की पॉलिसी रखी हुई है, जहां कहीं किसी ने कुछ कह दिया उसका जवाब दे दिया। इसकी वजह से हम रशिया को भी अपने साथ पूरी तरह अलाइन नहीं कर सकेंगे। और ये सारे खित्ते में ये हमारा डायलेमा है। और जैसे शाह साहब अभी कह रहे थे, इसके लिए एक डायनामिक किस्म का फॉरेन मिनिस्टर 24 आवर्स डेडिकेटेड चाहिए, जो इस पॉलिसी को लेके हर वक्त इस पे स्टडी करे, सोच विचार करता रहे और उसके लिए कोई ना कोई आगे स्ट्रेटजी वर्कआउट करे, जो कर ले। एक और भी है, मैं ऐड कर दूं ये रशिया वाली बात। हमारी बदकिस्मती ये है कि नवाज शरीफ साहब वो डिफेंस इक्विपमेंट में उनका कोई पर्सनल बिजनेस नहीं है। अगर वो होता, यकीन माने वो इधर भी पहुंचे होते मोदी के साथ। चटान साहब, जो जमहूरी निज़ाम के हवाले से चीफ जस्टिस के रिमार्क्स है सर, जमहूरी निज़ाम के होते हुए एक बादशाहत कायम है और यही नवाज हुकूमत है। मैं आपको याद दिला चुकी हूँ 2014 में जो पीपल्स पार्टी इसके लिए बिल्कुल एक ब्रिक वॉल बन के, एक बिल्कुल स्ट्रॉन्ग दीवार बन के खड़ी हो गई थी। बिल्कुल सही है, नहीं ये नहीं होना चाहिए। हमें सर उस इजलास में जो प्रेजेंटेशन दी गई फॉरेन सेक्रेटरी की तरफ से, एजाज चौधरी साहब की जानिब से, और उन्होंने जब ये कहा कि जी the crux being that Pakistan faces diplomatic isolation and that government's talking points have been met with indifference in major world capitals। तो सर ये बात आप एडमिट एक तरफ कर रहे हैं, दूसरी तरफ फॉरेन ऑफिस के जो स्पोक्स पर्सन है नफीस जकरिया साहब, वो कहते हैं पाकिस्तान किसी तौर पे भी आलमी सतह पर तनहा नहीं हुआ है। देखिए, बात ये है कि सिर्फ स्टेटमेंट से काम नहीं होता है। एक इंडिया की जो इन 12-13 सालों, एक तो पहले जो हमारे मुल्क की हालात रहे और 12-13 सालों के अंदर हमारी फॉरेन पॉलिसी इतनी बैठ गई थी और इंडिया की मुख्तलिफ मुल्कों में मुझे बोलने जिस पॉलिसी दूसरी बात जो इन्होंने बंदे भेजे नॉन क्वालिफाइड, जिनको फॉरेन पॉलिसी का ऐसे भी नहीं पता, वो भी नहीं पता, सारे कैपिटल में वो शॉपिंग स्कूल पे गए हुए, कोई क्वालिफाइड एम्बेसडर, कोई क्वालिफाइड डिप्लोमेट, ये जाके पाकिस्तान का केस लड़ेंगे, ये जाके बार डू मोर कहा जाता है। एक तरफ से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इनको शौक मौका मिल गया। देखें, बात ये है जो हम बात करते हैं बाहर, उसमें हमें क्रेडिबल मुल्क शायद नहीं समझा जाता। वजह उसकी ये है कि हमारे ऊपर हिंदुस्तान ने बड़ा कामयाबी से ये टैग लगवा दिया है कि आप एक टेररिस्ट मुल्क हैं, एपी सेंटर है टेररिज्म का। अब देखने की बात यह है कि क्या वाकई हम हैं? हमारा खून बह गया, हम में 50-60 हज़ार लोग हमारे मारे गए टेररिज्म में, फिर भी हमारे माथे पे ये टैग हुई है, कितना जुल्म है। हकीकत ये है कि
इंडिया के वजीर आजम ने इतराफ किया कि मशरकी पाकिस्तान को अलहदा करने में उन्होंने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस बनाई, मुक्ति बानी, उन्होंने श्रीलंका में टेररिज्म कराया, वो कश्मीर में टेररिज्म कर रहे हैं, हमारा उन्होंने बरामदा बुख्ती पकड़ा हुआ है जो बलोचिस्तान में टेररिज्म करवाता रहा, कुलभूषण आपने पकड़ा हुआ है। ये चीजें सारी आपके सामने हो और आपकी हुकूमत नाम ना ले, ये इतना एक सीधा सादा काम था। हुकूमत नाम ना ले और आवाम सवाल करे कि जी रायवेंट किस खुशी में फिर मोदी साहब जो है वो लैंड कर रहे हैं। मैं एक चीज बताऊं, अब ये जो सारा कुछ था, आप अगर इंडिया का देखें, उनका केस बड़ा कमजोर था। 2008 में बॉम्बे का वाकया होता है, 8 साल कुछ नहीं हुआ, जाके फिर 2 जनवरी 2016 में जाके पठानकोट होता है। इन 8 सालों में हम बर्बाद हो गए, हमारा इतना खून बह गया, और फिर इंडिया दुनिया को कहता रहा और आप बोले नहीं। ये पिछले 3 साल जाके इस हुकूमत के भी गुजरे। पठानकोट में बाद में इंडिया ने खुद एडमिट किया कि पाकिस्तान का कोई नवाज शरीफ ने पहले मियां साहब जो हैं, सबसे पहले मियां साहब, उनका नैरेटिव, इंडिया का इल्जाम वो पहले से ही समझते हैं। उन्होंने अभी आप इल्जाम नहीं लगाया था कि इन्होंने श्रीलंका से टेलीफोन करके कहा जी हम हाजिर हैं, हम जाके तहकीक कर लेते हैं, फिक्र ना करें। क्या ये तरीका है? आप आज आइसोलेशन करवाने में आप जिम्मेदार हैं सबसे बड़े, हमें टेररिस्ट डिक्लेयर करवाने में आप जिम्मेदार हैं सबसे बड़े। जब दुनिया आपको टेररिस्ट मानती है फिर आपकी कोई बात नहीं सुनी जाएगी। ये फौज पे इल्जाम आए या हमारी हुकूमत पे आए, और प्रोफेशनल सतह पर भी इशू ये 2 साल से आर्मी इनको कह रही है कि जी जब ज़रबे अज़ब हमने शुरू की, अब कोई परसेप्शन हमारी गलत नहीं होनी चाहिए, हमने हर तरह के टेररिस्ट भगा दिए, आप क्यों नहीं लश्कर तैयबा और इन लोगों को क्यों नहीं रसा डालते? ये टेररिज्म कर नहीं रहे। इजलास में जो लुबे-लबाब जो देखा गया, जिसमें वजीर आला पंजाब ने वो सारा यही तो गलत है उसमें। मैं आपको ये बात गलत है कि पंजाब में एक्शन लिया जा रहा है और फौज आड़े आ रही है। ये गलत है, उल्टा है, ये उल्टा है, रेजिस्ट कर रहे हैं पंजाब में। मैं आपको बताऊं, अब चीज ये है कि जब आप टेररिज्म के खिलाफ कर रहे हैं बात, ये आपको 200% पता है कि ना लश्कर तैयबा इंडिया में कुछ करा रही है अभी, और ना ही ये जैश मोहम्मद करा रहा है। अगर करा रहे होते तो बॉम्बे के बाद 8 साल में कई वाकयात होते। ये अब साजिश है, वहां पे मोदी और अजीत दोवल इकट्ठे हुए हैं तो उन्होंने फ्लैग ये ऑपरेशन, क्योंकि अजीत दोवल बड़ा शैतान चीज है, वो अग्रेसिव इस्तेमाल करता है इंटेलिजेंस का, और उसने ये किया है। एक तो उसको नहीं, हम जो उसको पब्लिक के सामने उसको बेनकाब नहीं करते अजीत दोवल को। दूसरी तरफ ये है कि अपने जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं वो जब नारे लगाते हैं, सड़कों पे बड़े बड़े जुलूस लेके निकलते हैं, तो वो इसकी परसेप्शन बनती है कि जी अक़वाम मुत्तहिदा ने तो उनको टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया, आपने खुली छुट्टी दी हुई है। अब ये हुकूमत का काम था उनको बंद करना, ये नहीं किया। पंजाब में कौन सा आप मुझे बताएं, पाकिस्तान का कौन सा सूबा, कौन सा शख्स है जिसने मुतालबा नहीं किया कि पंजाब में रेंजर्स को आप एम्प्लॉय करें? लेकिन रोक कौन रहा है? फौज तो बेशुमार दफा कह चुकी है, हुकूमत रोक के बैठी है। हुकूमत ने ये जलील करने की कोशिश की है फौज को कि उनके मुंह पे ये वापस ये मलबा उन पे डाल दिया और आप बड़ी जिम्मा हो गए।